हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमने जो सिलेबस स्टार्ट कर रखा था, अर्थात जो बुक्स स्टार्ट कर रखी थी, हम 11th क्लास की एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहे थे। ठीक है, 11th क्लास में दो बुक्स है। सबसे पहले हमने भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली बुक्स ली, जिसमें हमने एक चैप्टर पहले कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सामान्य भूगोल के बारे में जानकारी देखी, भूगोल एक विषय के रूप में। और आज के क्लास में हम एनसीईआरटी 11th क्लास की जो बुक्स है उसका दूसरा अध्याय देखेंगे। उसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी का विकास हुआ, किस प्रकार से तारे बने, किस प्रकार से स्थल मंडल बना, किस प्रकार से वायुमंडल बना, किस प्रकार से ग्रह का निर्माण हुआ, कितने ग्रह है, किस सूर्य से सबसे पास ग्रह कौन सा है, किस प्रकार से निहारिका से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, किस जो निहारिका परिकल्पना है उसके बारे में देखेंगे हम। बड़े बड़े विद्वानों ने अपने विचार इसमें व्यक्त किए, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 11th क्लास की एनसीईआरटी का सेकंड अध्याय ये, जिसको हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। इसमें सबसे पहले एनसीईआरटी अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, यानी कि किस प्रकार से पृथ्वी का विकास हुआ, इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी हम इस क्लास में प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वप्रथम, सबसे पहले जो मत दिया था सर्वप्रथम इमैनुअल कांट ने, जो कि जर्मन विद्वान था। इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले या फिर सर्वप्रथम संकल्पना या सबसे पहली संकल्पना या फिर सबसे सर्वमान्य संकल्पना दी थी इमैनुअल कांट ने, जो कि जर्मन भूगोलवेत्ता था। इसने वायव्य राशि परिकल्पना भी दी थी 1755 ईस्वी में। ठीक है, वायव्य राशि परिकल्पना क्या होती है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो आप यूं याद रखो कि 1755 में इसने वायव्य राशि परिकल्पना भी दी थी। ठीक है, फिर 1766 ईस्वी में इस परिकल्पना में लाप्लेस ने संशोधन किया। जो बताया था कि इमैनुअल कांट ने जो वायव्य राशि परिकल्पना दी थी 1796 में, इस परिकल्पना में लाप्लेस ने संशोधन किया और उसने निहारिका परिकल्पना दी। ठीक है, ग्रह सूर्य की युवावस्था में धीमी गति से घूमते हुए बादल से ग्रह का निर्माण हुआ। अब ये क्या बोल रहा है कि ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, तो सूर्य की युवावस्था में धीमी गति से घूमते हुए बादलों से ग्रह का निर्माण हुआ। ठीक है, देतारक परिकल्पना क्या है, तो देतारक परिकल्पना वो होती है जिसमें ग्रहों का निर्माण एक दो तारों से होता है। देतारक का मतलब दो तारों से निर्माण होता है, जिसमें तो एक तो सूर्य तो है ही सही। ठीक है, द्वितारक परिकल्पना, ग्रहों के निर्माण में सूर्य के साथ अन्य तारे का भी योगदान रहा। दो तारे से इसका निर्माण हुआ ग्रह का, इसलिए उसको द्वितारक परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, कांट व लाप्लेस एक तारक परिकल्पना से संबंधित है। कांट और लाप्लेस ने एक तारक की परिकल्पना दी कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रह की उत्पत्ति हुई वो एक तारे से हुई, ये बताया गया कांट व लाप्लेस ने। ठीक है, तो ये एक तारक परिकल्पना से संबंधित थे। आगे ग्रहाणु परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना क्या होती है, किसने दी, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ग्रहाणु जो परिकल्पना है 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन तथा मोल्टन के द्वारा ग्रहाणु परिकल्पना दी गई थी। ठीक है, इसमें बताया गया कि ब्रह्मांड में एक भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। सबसे पहले जो ग्रहाणु परिकल्पना दी गई, इसमें सबसे पहले बताया गया कि ब्रह्मांड में एक भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। ठीक है, आप देखो आगे क्या क्या होता है, इसकी अवस्था बताई गई है। सूर्य के जब जो तारा ब्रह्मांड में, जब एक तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा तो तारे के दूर जाने, ठीक है, सूर्य के जब उसके पास से गुजर रहा था तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से एक शिकार जैसा पदार्थ उससे बाहर निकला। ठीक है, जब एक तारा सूर्य से नजदीक से गुजर रहा था तो उस सूर्य से एक शिकार जैसा एक बड़ा पदार्थ उससे बाहर निकला, और तारे के दूर जाने पर जो बाहर निकला पदार्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने गए। जब तारा उसके पास से गुजर रहा था वो तो गुजर गया, और जो उससे पदार्थ बाहर निकला था सूर्य से, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग गया। ठीक है, तारे के दूर जाने पर बाहर निकला पदार्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग गया। ग्रहणी परिकल्पना के समर्थक जेम्स जीन जेफरीज, जिन्होंने ज्वारी परिकल्पना भी दी थी, ये ग्रहणों परिकल्पना से संबंधित थे। ठीक है, ग्रहणों परिकल्पना से संबंधित थे। 1950 में ओटो सिमिट तथा वाइजास्कर, अब जो ओटो सिमिट था ये रूस का भूगोलवेत्ता था और वाइजास्कर ये जर्मनी का भूगोलवेत्ता था। इन्होंने इसमें संशोधन किया और इनके अनुसार सूर्य चारों ओर से सौर निहारिका से घिरा हुआ है। इन्होंने बताया कि जो सूर्य है वो चारों ओर सौर निहारिका से घिरा हुआ है,
सौर निहारिका क्या है? तो ये हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से निर्मित है। सौर निहारिका के घर्षण से चपटी तस्तरी नुमा एक पदार्थ का निर्माण हुआ। सौर निहारिका के जब वो घर्षण हुआ तो उससे चपटी या फिर तस्तरी नुमे पदार्थ का निर्माण हुआ, ठीक है। उसकी अभिवृद्धि से फलस्वरूप ग्रह का निर्माण हुआ। इस प्रकार से ग्रह का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अगर हम देखें कि किस प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो अगर हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने 1920 में यह प्रमाण दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। सबसे पहले एडविन हब्बल, क्या नाम है, ये नाम याद रखना आप। एडविन हब्बल ने सन 1920 में यह प्रमाण दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, अर्थात ब्रह्मांड बढ़ता ही जा रहा है। ये किसने कहा था? एडविन हब्बल ने 1920 में। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है, सबसे प्रसिद्ध थ्योरी है, वो है बिग बैंग थ्योरी। सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी या फिर विस्तारवादी ब्रह्मांड सिद्धांत। जो बिग बैंग थ्योरी है इसको विस्तारवादी ब्रह्मांड सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। एक अवस्थाओं के अनुसार हम क्रम से देखेंगे कि ब्रह्मांड किस प्रकार से धीरे धीरे बना। तो सबसे पहली अवस्था में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड निर्माण हुआ, जिनसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, वो एक जगह इकट्ठे थे, एक जगह स्थित थे, यानी सभी पदार्थ एक जगह थे। 137 अरब वर्ष पहले, 137 अरब वर्ष पहले की बात है कि 137 अरब वर्ष पहले एक बड़ा विस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड का विस्तार तीव्र गति से हुआ। और अभी भी वर्तमान में भी ब्रह्मांड का विस्तार धीरे धीरे गति से होता जा रहा है और अब ये पारदर्शी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले बात की कि जिनसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ वो सभी पदार्थ एक जगह इकट्ठा थे, उसमें संघनन हुआ, उसमें एक बड़ा विस्फोट हुआ, ठीक है। विस्फोट से 137 अरब वर्ष पहले उसमें एक विस्फोट हुआ, ठीक है। और वो विस्फोट बहुत तेज गति से हुआ था और आज भी इसमें धीरे धीरे विस्फोट होता जा रहा है और ये पारदर्शी हो गया, ठीक। ये बात बताई। बिग बैंग से उत्पन्न इस प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उसमें उस विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है, ठीक है। बिग बैंग, ठीक है। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो गया। ये बिग बैंग जो थ्योरी है इससे 3 लाख वर्षों के दौरान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हुआ। स्थिर अवस्था संकल्पना, अब एक आप नोट लगा के याद रखो कि जो स्थिर अवस्था संकल्पना है, यूं याद रखोगे ये क्या होती है। तो स्थिर अवस्था संकल्पना ये होयल ने दी थी। सबसे पहले आप याद रखोगे ये किसने दी थी? स्थिर अवस्था संकल्पना होयल ने दी थी। ब्रह्मांड हमेशा एक ही अवस्था में स्थित था, ये होता है स्थिर अवस्था संकल्पना। तो आप तो ये याद रखना कि स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दी थी? होयल ने दी थी। अब तारों का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो प्रकाशमान खगोलीय पिंड होते हैं ये तारे, 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व पहले इनका निर्माण हुआ। तारों का जो संगठन है वो हाइड्रोजन इसमें 70% होती है, हीलियम 28% होती है, कार्बन और नियोन और नाइट्रोजन, कार्बन नियोन नाइट्रोजन 1.5% और लोह तत्व 0.5% इन तारों में पाया जाता है, ठीक है। क्या क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन, लोह तत्व, ठीक है, ये इसमें तारों में पाया जाता है। अब तारे बनने की प्रक्रिया के बारे में हम देखेंगे कि तारे किस प्रकार बनते हैं, ठीक है। अगर तारा बनने की प्रक्रिया की हम बात करें तो प्रारंभ में हाइड्रोजन गैस के एक बादल था। सबसे पहले तारा बनने की प्रक्रिया की बात करें तो तारे सबसे पहले हाइड्रोजन गैस के एक बादल थे। किसके? हाइड्रोजन गैस के बादल थे। गैसों के झुंड का निर्माण होता है और ठीक है, गैसों का झुंड का निर्माण हुआ एक, इस प्रकार से तारा बनने की प्रक्रिया ही देख रहे हैं हम। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस का झुंड था, एक झुंड का निर्माण हुआ। एक ये याद रख लेना आप, आकाश गंगा क्या होती है? तो असंख्य तारों का समूह को आकाश गंगा कहते हैं। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे बड़े तारों का जो समूह है उसको आकाश गंगा कहते हैं। पृथ्वी से संबंधित ये तारा बनने की प्रक्रिया में यही है कि ये हाइड्रोजन गैस के बादल थे, बाद में इनका एक झुंड बन गया, तो इस प्रकार से तारा का निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं पृथ्वी से संबंधित आकाश गंगा दुग्ध मेखला कहलाती है, ठीक है। पृथ्वी से संबंधित जो आकाश गंगा है वो दुग्ध मेखला कहा जाता है उसको। आकाश गंगाओं का व्यास कितना होता है? ये आपसे फैक्ट पूछ सकते हैं कि आकाश गंगा का व्यास कितना होता है। तो आकाश गंगाओं का व्यास होता है 80,000 से 1.50 लाख प्रकाश वर्ष, ठीक है। 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष इसका व्यास होता है। सूर्य से निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य से सबसे जो निकटतम तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये है 43 प्रकाश वर्ष पास में है ये सूर्य से, ठीक है। कितना? 43 प्रकाश वर्ष।
एक शब्द याद रखना आप, प्रोटोस्टार। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रोटोस्टार क्या है। तो प्रोटोस्टार तारे की जन्म अवस्था है, तारे का विकास किस प्रकार से हुआ ये बताता है प्रोटोस्टार। प्रकाश वर्ष की बात करें, यह दूरी का मापक है। सबसे पहले याद रखना आपको कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। किसका है? दूरी का मापक है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 1 किलोमीटर में कितना चलता है प्रकाश? तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है प्रकाश, ठीक है। एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में तो 3 किलोमीटर चलता है, 3 लाख किलोमीटर सॉरी, है ना। और एक वर्ष में जितनी दूरी प्रकाश तय करता है उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर होता है। कितना होता है याद रखना आप, ये एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी की बात करें तो 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर। कितनी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी? 14 करोड़ 95 लाख और 98 हजार किलोमीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो होती है पारसेक। क्या है? पारसेक। ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ ये हम देखते हैं। तो ग्रह क्या होता है, सबसे पहले यही देखते हैं कि ग्रह क्या होता है। तो ग्रह सूर्य या अन्य किसी तारे के चारों ओर, सूर्य या अन्य किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को हम ग्रह कहते हैं। ग्रह प्रकाशहीन होते हैं जो तारे से परिवर्तित प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है। ग्रहों का कोई प्रकाश नहीं होता है, जो ग्रह है उनका कोई प्रकाश नहीं होता है, ये तारों के परिवर्तित प्रकाश से चमकते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि ग्रह के निर्माण की प्रक्रिया, उसकी अवस्थाएं क्या है, कि ग्रह निर्माण की अवस्थाएं कौन कौन सी, किन किन अवस्थाओं में ग्रहों का निर्माण हुआ या किन क्रम में ग्रहों का निर्माण हुआ, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। हम एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं सबसे शुरू से ही। सबसे पहले हमने देखा एनसीईआरटी का हम अध्याय सेकंड स्टार्ट कर किया हमने, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। सर्वप्रथम इमैनुअल कांट जो कि जर्मन विद्वान था, उसने वायव्य राशि परिकल्पना दी, ठीक है, 1755 ईस्वी में। 1796 में इस परिकल्पना में लाप्लेस ने संशोधन किया और निहारिका परिकल्पना दी, ठीक है। ग्रह की बात करें तो सूर्य के युवावस्था में धीमी गति से घूमते बादल से ग्रह का निर्माण हुआ। जब सूर्य युवावस्था में था, अपनी जब तेज प्रकाश की अवस्था में था, तो सूर्य की युवावस्था में धीमी गति से घूमते बादल से, जब सूर्य की युवावस्था में धीमी गति से घूमते बादल घूम रहे थे, उनसे ग्रहों का निर्माण हुआ। देतारक परिकल्पना क्या होती है? तो ग्रहों के निर्माण में सूर्य के साथ अन्य तारे का योगदान होता है, उसको देतारक परिकल्पना कहते हैं। कांट व लाप्लेस एक तारक परिकल्पना से संबंधित है। ग्रहणों परिकल्पना की बात करें, ठीक है, ये परिकल्पना है। ग्रहणों परिकल्पना की हम बात करें तो 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन व मोल्टन ने ये दी थी ग्रहणों परिकल्पना। 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन ने। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड में एक भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा, ठीक है। जैसे ही वो सूर्य के नजदीक से गुजरा, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक शिकार जैसा बड़ा पदार्थ उससे बाहर निकला, और वो जो तारा गुजर रहा था, वो दूर जाने के बाद वो शिकार जैसा पदार्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग गया, ठीक है, जिससे इसका ग्रहणों का निर्माण हुआ। तारे दूर जाने पर बाहर निकला पदार्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग गया। ग्रहणों परिकल्पना के समर्थक जेम्स जीन व जेफरीज था, जिन्होंने ज्वारे परिकल्पना दी थी। 1950 में ओटो श्मिड, जो कि रूस का भूगोलवेत्ता था, ओटो शिमिड है सॉरी, 1950 में रूस का जो भूगोलवेत्ता ओटो शिमिड, क्या नाम है, ओटो शिमिड, और जर्मनी का वाइजास्कर ने इसमें संशोधन किया, और इनके अनुसार सूर्य चारों ओर से सौर निहारिका से घिरा हुआ था। किससे घिरा हुआ था? सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम धूल कणों से बनी थी। सौर निहारिका के घर्षण से चपटी तस्तरी नुमा एक पदार्थ का निर्माण हुआ, उसकी अभिवृद्धि से ग्रह का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की हम बात करें तो इसका सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, या फिर ब्रह्मांड विस्तारवादी ब्रह्मांड परिकल्पना। किस क्रम में इसका विकास हुआ? तो सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने, क्या नाम है, एडविन हब्बल ने 1920 में यह प्रमाण दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अवस्थाओं की बात करें तो सभी पदार्थ पहले एक जगह स्थित थे, फिर बाद में इसमें बहुत बार विस्फोट हुआ, जिससे इसका विस्तार बहुत तेज गति से हुआ, और वर्तमान में भी इसका विस्तार धीरे धीरे होता ही जा रहा है, और ये पारदर्शी हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं
कि बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आई है। ठीक है, ये बात याद रखो ऐसे ही कि 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आई। स्थिर अवस्था संकल्पना ये होयल ने दी थी। ब्रह्मांड हमेशा एक ही अवस्था में स्थिति ये बताया गया था इसमें। तारों का निर्माण किस प्रकार से हुआ? तो तारे प्रकाशमान खगोलीय पिंड है जिनका निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। तारों का संगठन हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, कार्बन नाइट्रोजन नियोन 1.5%, लोह तत्व 0.5%। तारा बनने की प्रक्रिया, प्रारंभ में हाइड्रोजन गैस के बादल थे, गैसों के झुंड का निर्माण, फिर असंख्य तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है। पृथ्वी से संबंधित आकाशगंगा दुग्ध मेखला कहलाती है। आकाशगंगाओं का व्यास 80,000 से 1.5 लाख किलोमीटर तक होता है। सॉरी, आकाशगंगाओं का व्यास 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष, इसको प्रकाश वर्ष में नापा जाता है ये, ठीक है, व्यास वगैरह को। तो 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष तक इसका व्यास होता है आकाशगंगा का। सूर्य से निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी जो कि 43 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रोटोस्टार शब्द है तारे की जन्म अवस्था है, तारे का विकास कहलाता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो ये दूरी का मापक है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर होता है। पृथ्वी व सूर्य के बीच की अगर हम दूरी की बात करें तो 14 करोड़ 95 लाख और 98,000 किलोमीटर। कितनी? 14 करोड़ 95 लाख और 98 किलोमीटर दूरी है पृथ्वी से सूर्य की। 14 करोड़ 95 लाख 98,000 किलोमीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। ग्रहों का निर्माण, ग्रह सूर्य व अन्य किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड है। ग्रह प्रकाशहीन होते हैं जो कि तारों से परावर्तित प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, ये इनका कोई अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। जो ग्रह होते हैं ये प्रकाशहीन होते हैं, ये तारों के परावर्तित प्रकाश से चमकते हैं। अगली क्लास में हम समझेंगे कि जो ग्रह का निर्माण हुआ उसके किन किन अवस्थाओं में इसका निर्माण हुआ। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे भी आपको बोल के बता देता, लेकिन लिखने से अच्छे समझ में आता है आपको। यहाँ से मैं देख के आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं आशा करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सभी 11th क्लास के ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट को तो इसको सभी को भेजना ही है आपको। और भी सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के, तो चाहे वो नेट हो या फिर ग्रेजुएशन का उसमें हो या फिर एमए ज्योग्राफी, सब में ये एनसीईआरटी का ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी तो सभी में आपको देखने को मिलती है। अपनी नींव को मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए ये क्लासें आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।